नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने उत्तक टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। और उत्तक टॉपिक जो है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ मेरे साथियों ने मुझे बोला कि टॉपिक पूरा ही करवाना सर, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है मैं टॉपिक पूरा ही करवा रहा हूँ। और उत्तक का जो आगे का भाग है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। और आपके कमेंट्स मुझे देखने को मिले, खूब शानदार, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया अपने वीडियोस को। तो इसी प्रकार से अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, ताकि नए नए साथियों तक, नए नए लोगों तक अपना वीडियो पहुंचे और अपनी मेहनत का सभी लोगों को फ़ायदा मिले। और जो विद्यार्थी टॉपिक से संबंधित कोई डाउट्स होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करो, ताकि मैं उसमें हेल्प करूँ आप लोगों की। साथ ही साथ नए नए विद्यार्थियों को अपने यूट्यूब परिवार में जोड़ने का प्रयास करो, ताकि अपना संख्या बल बढ़े और फैमिली के अंदर मेंबर्स जो है लगातार बढ़ ही रहे हैं। कल से भी मैंने देखा, तो आगे इसी प्रकार से लगातार जो है मेंबरशिप को बढ़ाने का प्रयास करते रहे। तो बिना देरी किए मैं उत्तक का आगे का जो भाग है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोग जो उत्तक पढ़ रहे थे पादप उत्तक, जिसमें मैंने आपको दो भाग करवाए थे, एक था विभजोतक, एक था स्थायी। तो जो पादप उत्तक नाम का टॉपिक था अपना प्लांट टिश्यू, उसमें मैंने आपको दो भाग बताए थे। एक हमने पढ़ा था विभजोतक, अर्थात वह उत्तक जो लगातार विभाजित होता है, और एक था स्थायी उत्तक जो विभाजित नहीं होता है ना। इस प्रकार से हम पादप उत्तक को दो भागों में बांटा करते हैं। तो हमने विभजोतक उत्तक तो इससे पहले वाले वीडियो में कर लिया था, है ना। अगर आप लोगों के पास इससे पहले वाला वीडियो नहीं है तो आप मुझे बता देना। अगर नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लेना, है ना। और अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा है तो जस्ट आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको अपने बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, अर्थात स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक जो है हम लोग रन कर रहे हैं। सबसे पहले स्थायी उत्तक की डेफिनेशन क्या है वो समझिए। ऐसा विभजोतक जो अंत में विभाजन की क्षमता खो देता है, उसे हम स्थायी उत्तक कहते हैं। मतलब होते सारे विभजोतक ही हैं, लेकिन जब विभजोतक अंत में विभाजन नहीं करता है तो हम उसे स्थायी कह देते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसा विभजोतक जो अंत में विभाजन की क्षमता, ऐसा विभजोतक जो अंत में विभाजन की क्षमता खो देता है, हम उसे क्या कहते हैं? स्थायी उत्तक कहते हैं। तो स्थायी उत्तक की परिभाषा हमने समझ ली कि ऐसा विभजोतक जो अंत में विभाजन की क्षमता खो देता है उसे हम स्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब स्थायी उत्तक से संबंधित एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि स्थायी उत्तक जो है वो दो प्रकार के हुआ करते हैं, है ना। स्थायी उत्तकों को हम दो भागों में बांटा करते हैं। एक होता है सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कंपटीशन में जो इम्पोर्टेंट है वो है जटिल स्थायी उत्तक, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत मैं मैटर जो है सरल स्थायी उत्तक के बारे में भी बता देता हूं, जिसमें कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले सरल स्थायी उत्तक। अब सरल स्थायी उत्तक जो है एक प्रकार का ऐसा उत्तक होता है जिसमें कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं और सरल प्रकार की होती हैं, इसलिए इसे हम सरल स्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं। और सरल स्थायी उत्तक में सबसे पहला जो हम प्रकार पढ़ा करते हैं उसका नाम होता है पैरेन्काइमा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा को हम हिंदी में कहते हैं मृदुतक, है ना। पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक पादप का एक सजीव भाग है। नंबर एक बात, पादप के एक सजीव भाग है। पादप के लगभग सभी भागों में इस उत्तक को हम देखते हैं, और मूल रूप से इसका काम होता है भोज्य पदार्थों को स्टोर करना, अर्थात भोजन संचय करना। मृदुतक का मुख्य कार्य होता है, पैरेन्काइमा का मूल वर्क होता है, ठीक है ना। तो पैरेन्काइमा मृदुतक पादप का सजीव भाग है, पादप के लगभग सभी भागों में देखा जाता है, मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ को स्टोर करता है। इस प्रकार के उत्तक को हम पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है। अब पैरेन्काइमा को ही हम लोग जो है दो भागों में बांटा करते हैं, सुनिए। एक शब्द है एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। देखो, एरेन्काइमा का मतलब होता है एयर, एयर अर्थात वायु। ऐसा उत्तक जिसमें वायु गुहिकाएं उपस्थित होती हैं, हम उसे वायु के कारण क्या कह देते हैं? वायु उत्तक कह देते हैं। नाम से पता चल रहा है कि इसमें वायु गुहिकाएं उपस्थित होती हैं, अतः हम इसे
वायुत्तक के नाम से जानते हैं ना, वायु गुहिकाएं इसके अंदर देखी जाती हैं, तो एरेनकाइमा को हम वायुत्तक कहते हैं। अच्छा, वायु गुहिकाएं होने के कारण पादप कैसा होगा? हल्का होगा। हल्का होना ये किस प्रकार के पादपों का मूल गुण है? जलीय पादपों का। अब जो जल में पादप होंगे, एक्वाटिक प्लांट्स होंगे, अगर वो हल्के होंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं, आराम से तैरेंगे। तो जलीय पादप जो होते हैं, उन पादपों के फ्लोटिंग सिस्टम में अर्थात उत्प्लावन में हेल्प करने वाला जो पादप है, उत्तक है, उसका नाम क्या है? एरेनकाइमा, है ना। एयर, वायु, वायु होने के कारण हल्का होगा, हल्का होगा, जलीय पादप के अंदर उत्प्लावन की क्षमता बढ़ेगी, है ना। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल आपको बता दूं तो जैसे ट्रापा, ट्रापा हम कहते हैं किसको? सिंघाड़ा को। अब आप सभी जानते हैं कि सिंघाड़ा पानी में उगता है लेकिन पानी में डूबता नहीं है ना। इसी प्रकार से मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ आपको, कमल, ठीक है ना। इसी प्रकार से एग्जाम्पल हो सकता है जलकुंभी, कभी भी देख लीजिए पानी में डूबती नहीं है, आराम से तैरती है, क्योंकि अंदर से हल्की हैं। और हल्की क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वायु गुहिकाएं होती हैं, है ना। तो अब अगर एग्जाम में प्रश्न आया तो क्या पूछेगा? जलीय पादपों के उत्प्लावन में सहायक उत्तक कौन सा होता है? तो एरेनकाइमा यानी कि वायु उत्तक होता है। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है अपने आप में। नंबर 2, अब नंबर 2 जो है हम पढ़ा करते हैं क्लोरेनकाइमा। देखिए, क्लोरेनकाइमा यानी कि जिसमें क्लोरोफिल होता है ना। क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित। पर्णहरित के कारण हम इसे क्या कहते हैं कि ऐसा उत्तक जिसे हरित उत्तक कहा जाए, है ना। इसके अंदर हम जानते हैं क्लोरोफिल उपस्थित है, और क्लोरोफिल के कारण ही हमने इसे हरित उत्तक बोला। तो क्लोरोफिल उपस्थित नाम पड़ा हरित उत्तक, इंग्लिश में नाम पड़ा क्लोरेनकाइमा। अच्छा, अगर क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करने वाले उत्तकों के रूप में हम किसको पढ़ा करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करने वाले उत्तकों के अंदर हम लोग पढ़ा करते हैं किसको? क्लोरेनकाइमा को। तो देखिए, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा किसके प्रकार हैं? पैरेनकाइमा के प्रकार हैं। और पैरेनकाइमा मृदुतक भोजन संचय मूल रूप से, मुख्य रूप से कार्य करता है। पहला प्रकार, उसके 2 प्रकार हमने पढ़ दिए। नंबर 2 हमारे पास आता है कोलेनकाइमा। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें। कोलेनकाइमा जो होता है ना, उसको हम कहते हैं स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक, ठीक है ना। स्थूल कोणोत्तक का मतलब होता है एक पादप में फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन विकसित करना। तो आपने देखा होगा पादप जो होते हैं उनके अग्र भाग जो होते हैं, मूल रूप से उनकी टहनियाँ जो होती हैं, जब भी हम टहनियों को पकड़कर, अगर बचपन में हमने जब भी पादपों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर चढ़ कर उनसे उतरने की कोशिश की, तो टहनियों को पकड़ के नीचे जो है उतर जाया करते थे, लटक जाया करते थे। लेकिन हमने देखा पादप कभी जो है टूटता नहीं है। बाई चांस उसके कोई छोटे भाग टूट जाते हैं, मोस्टली वो टूटता ही नहीं है। इसका मतलब उस पादप के उस भाग में जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिससे वो टूटता नहीं है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना ये किसका काम है? स्थूल कोणोत्तक का काम है ना। आंधी तूफान आती है तो हम देखते हैं कि पादप जो है वो इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन टूटते नहीं है। तो टूटने से बचाने का जो काम है वो होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन, और उस लचीलेपन को बनाए रखना है किसका काम है? कोलेनकाइमा का। तो मैं ना सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा लचीलापन, ठीक। अब आप समझ गए ना कि पादप को लचीला बनाता है ताकि आंधी तूफान में वो हिलता डुलता रहे लेकिन टूटे न कहीं से भी भाग से। और जब भी किसी पादप के अग्र भाग को या शाखाओं को, टहनियों को हम देखते हैं तो आसानी से टूटते नहीं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देखा जाता है। तो लचीलापन विकसित करने वाले उत्तक को हम कोलेनकाइमा या स्थूल कोणोत्तक के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नंबर 3, और 3 नंबर मुझे लगता है कि कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। नाम है स्क्लेरेनकाइमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। अब स्क्लेरेनकाइमा को हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ोत्तक, ठीक है ना। ये क्या करता है? पादप को दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो पादप में दृढ़ता और मजबूती प्रदान करना ये किसका काम है? स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा के 2 भाग होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटिक फाइबर एंड स्टोन सेल्स, यानी कि एक दृढ़ोत्तक रेशे और एक होती दृढ़ कोशिकाएं, जो इसको बहुत ज़्यादा दृढ़ और मजबूत बनाने का काम करती हैं। और इनके एग्जाम्पल्स कंपटीशन के लायक हैं, जैसे नारियल के रेशे। अब नारियल के रेशे किसके बने हैं? स्क्लेरेनकाइमा के। अत्यधिक दृढ़ होते हैं, कितना भी खींच लो, तोड़ लो, बहुत मुश्किल से टूटते हैं।
उसको छीलने में बड़ा जोर लगता है ना, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी दृढ़ता, उसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है। तो उसको इतना दृढ़ बनाने का काम किसने किया? स्क्लेरेनकाइमा ने। नारियल के रेशे आप याद रखें। अच्छा, इसी के साथ साथ नाशपाती, तो नाशपाती जो फल है वो भी काफ़ी अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसने बनाया? स्क्लेरेनकाइमा ने। दृढ़ बना दिया उसको, है ना। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो आम का अंदर का जो भाग होता है ना, आम की जैसे मैं बोल दूंगा कि गुठली, आम का बीज एक प्रकार से, है ना, तो वो भी अत्यधिक दृढ़ और मजबूत होती है। तो इसका मतलब उसको भी किसने बनाया? स्क्लेरेनकाइमा ने, है ना। एक मैं लिख सकता हूँ दलहनी पादपों के बीज चोल, दलहनी पादपों के या दालों के बीज चोल अर्थात सीड कोट, है ना। जो दलहनी प्लांट्स होते हैं, दालें होती है, जैसे चना है, चने की दाल का जो सीड कोट होता है उसका ऊपर का आवरण जो होता है अत्यधिक मजबूत होता है। मूंग की दाल का जो छिलका होता है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ और मजबूत होता है। तो उसको इतना ज़्यादा दृढ़ बनाया किसने? स्क्लेरेनकाइमा ने। अब आप इस प्रकार की बातों को किसी दूसरी जगह पर भी फिट कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि स्क्लेरेनकाइमा अर्थात दृढ़ोत्तक पादप को दृढ़ता मजबूती प्रदान करता है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है नारियल, है, इसको मत भूलना। तो नारियल हो गया, कोलिनकाइमा लचीलापन, क्लोरिनकाइमा क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण, एरेनकाइमा वायु, है ना, गुहिकाएं होने के कारण हल्का हल्का जलीय पादप उत्प्लावन, ठीक है ना। ऐसे आप मतलब इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग के अंदर एक फ्रेम जो है ना, वो आपका सेट हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सरल स्थायी उत्तक का जो हमने अभी समझा वो क्लियर कट आपने समझ लिया होगा, और उम्मीद है कि इस जगह से अगर कंपटीशन में प्रश्न बनता है तो शायद ही हो सकता है कि इसमें से कोई बाहर जाए। हो सकता है कि हमारी कोशिश जो है पूर्ण हो, 100% हो इस टॉपिक में यहाँ तक। तो यहाँ से संबंधित अगर प्रश्न आया तो हम लोग उस तक पहुँच चुके हैं, है ना। अब दूसरा भाग क्या है? जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक जो होता है ये पादपों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का काम करता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सहवन उत्तक कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, है ना। और सहवन उत्तक को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो मैं बता दूं दोस्तों, सहवन उत्तक को हम 2 भागों में डिवाइड किया करते हैं, ठीक है ना। अब 2 भाग हैं कौन कौन से वो समझिए कि सहवन उत्तक में 2 भाग हैं। एक तो है आपका जाइलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक है हमारे पास से फ्लोएम, है ना। ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ठीक है ना। तो जैसे जाइलम और उधर फ्लोएम। अब देखिएगा, जाइलम को हम और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंड्रोम, हम इसे हैंड्रोम कहते हैं, और फ्लोएम को हम कहते हैं लेप्टोम, ठीक है। जाइलम को हम कहते हैं दारू, ठीक है ना, बहुत फेमस शब्द है। मुझे लगता है ये सब तो अपने याद रखेंगे ना, दारू उत्तक किसको कहते हैं? जाइलम को। इसी प्रकार से फ्लोएम को हम क्या कहते हैं? पोषवाह उत्तक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो 2 भाग हमने और बना दिए। एक नाम और मैं लिख रहा हूँ, जाइलम को हम कहते हैं कास्ट और फ्लोएम को हम कहते हैं बास्ट, ठीक है ना। आप खुद देखिए, हम लोगों ने नाम को जरूर पढ़ा लेकिन कभी इनको समझने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में जाइलम क्या है ना, फ्लोएम क्या। किसी को पूछ लो देखा है तो जी नहीं देखा। तो अगर हम लोग इसकी बेसिक बात करें तो आपने देखा होगा कपास के पौधे होते हैं, और कपास का या कोई बहुवर्षीय वृक्ष होता है ना, नीम का, शीशम का, किसी का भी। और कपास के पौधे को भी अगर देखेंगे तो उसके अंदर की जो लकड़ी होती है इसको अपने डंडा बोलते हैं, है ना। उसके छिलके को आपने उतारा, तो अगर कपास के लड़के के छिलके को कपास की लकड़ी तो उसके छिलके को जब आप उतारते हैं तो उसका छिलका वास्तव में क्या है? फ्लोएम, क्लियर है। और साथ ही साथ जो उसके अंदर का डंडा निकलता है एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ना, वो क्या है? वो जाइलम है। तो हमने तो हमारे स्कूल में जाइलम से बहुत मार खाई है ना। तो इसका मतलब जाइलम क्या किसको बोलते हैं? डंडे को बोलते हैं, लकड़ी को कहते हैं जो अंदर का भाग होता है। और फ्लोएम किसको कहते हैं? उस डंडे के ऊपर के छिलके को कहते हैं। बड़ी साधारण बात है ना। और हम लोग कभी समझते भी नहीं है कि जाइलम देखा है कि नहीं देखा। ऐसे नहीं पता कि जाइलम जो है उससे हमने मार भी खाई है ना। तो बड़ा साधारण शब्द है, और अगर बढ़िया तरीके से समझ जाएं तो इससे कोई नुकसान भी नहीं है। देखिए जाइलम जो है उसके अंदर 4 संरचनाएं देखी जाती है, क्योंकि जटिल है ना तो इसलिए इसकी 4 संरचनाएं देखी जाती है। 4 हैं कौन सी? नंबर 1 होती है वाहिका, नंबर 2 होती है वाहिनिका, नंबर 3 होती है अपने इसमें जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है ना। नंबर 3 इसमें होता है जाइलम पेरेनकाइमा, और नंबर 4 पे जो इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो होती है जाइलम रेशे। अब देखिए
जाइलम के 4 संरचनाएं हैं, जो चारों संरचनाएं मिलकर जाइलम बनाती है। वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम रेशे। अब इसमें हमें याद ये रखना है कि जाइलम पेरेन्काइमा एकमात्र सजीव संरचना है। बाकी सारे के सारे भाग कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। वाहिका निर्जीव है, वाहिनिका निर्जीव है, जाइलम रेशे भी निर्जीव है, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा कैसा है? सजीव भाग है ना। तो एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है कि जाइलम के भाग बताइए। वाहिका, वाहिनिका जाइलम के भाग हैं, है ना। तो फ्लोएम के भाग, अब फ्लोएम के भाग और समझिए। फ्लोएम के 4 भाग हैं। एक है सालनी नलिका, जिसको हम कहते हैं सीव ट्यूब्स, है ना। और एक होता है कंपेनियन सेल अर्थात साथी कोशिका, ठीक है ना। कंपेनियन सेल के नाम से हम इसको जानते हैं। और एक होता है आपका सालनी नलिका, साथी कोशिका, और एक हम पढ़ा करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा को, ठीक है। तो हम फ्लोएम पेरेन्काइमा शब्द का भी यहाँ पर बेटरली एक्सप्लेनेशन और प्रयोग करेंगे। और एक अपने पास होता है फ्लोएम रेशे। अब आप देखिए कि ये 2 संरचनाएं ऐसी है जो जाइलम फ्लोएम दोनों में कॉमन है। पेरेन्काइमा जाइलम में भी है, फ्लोएम में भी है, रेशे जाइलम में भी है और फ्लोएम में भी है ना। जाइलम पेरेन्काइमा सजीव है, बाकी सारा का सारा जाइलम निर्जीव है। उसी प्रकार से फ्लोएम के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें फ्लोएम रेशे कैसे होते हैं? निर्जीव, और बाकी सारे कैसे होते हैं? सजीव, है ना। बाकी तीनों जो संरचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं? सजीव संरचनाएं होती हैं। इसका मतलब फ्लोएम का अधिकांश भाग जो है वो क्या होता है? सजीव संरचनाओं से मिलकर बनता है, और जाइलम का अधिकांश भाग है वो निर्जीव घटकों से मिलकर बनता है ना। अब पोषवाहक का मतलब क्या हो जाएगा? पोषण का वाहक। नाम से पता चल रहा है कि फ्लोएम को हम क्या कहते हैं? पोषवाहक अर्थात पोषण का वाहक। अगर मैं फ्लोएम के काम की बात करूं तो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना, है ना। तो फ्लोएम का कार्य क्या है? पत्तियों में निर्मित भोजन का सभी भागों तक परिवहन करना, है ना। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा भोजन का परिवहन, पोषण का परिवहन। अब भोजन किसके रूप में बना है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में बना है। पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण करके और जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाया उसको पौधे के लगभग सभी भागों तक पहुंचाना, ये किसका काम हो जाएगा? फ्लोएम का काम हो जाएगा। इसी प्रकार से जाइलम के अगर मैं काम की बात करूँ ना, तो जाइलम का काम क्या होता है? जल का परिवहन करना, ठीक है ना। तो जाइलम का काम होता है कि जो जड़ों में जल होता है और खनिज लवण होता है उसको पौधे के लगभग सभी भागों तक पहुंचाना। तो जल का परिवहन जाइलम का काम है और भोजन का परिवहन फ्लोएम का काम है, ठीक है ना। और एक शब्द और ध्यान से सुने, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है जाइलम किस प्रकार का उत्तक है ना। तो जाइलम किस प्रकार का उत्तक है? जटिल स्थायी उत्तक है, और इसे सहवन उत्तक का एक छोटा भाग मानते हैं। ये प्रश्न मुझे अच्छी तरह से याद है, रीट लेवल 1 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। अच्छा, कास्ट किसका निर्माण करता है या कास्ट किससे बनी होती है? तो जाइलम ही कास्ट का रूप होती है। तो मुझे लगता है कि ये आपका बोर्ड वर्क है, और आप एक काम करें, इस जो ये मैंने अभी स्क्रीन पे जो आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद हटा हूँ इसमें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसका नोट्स बना सकते हैं, है ना। तो इससे बेटर और मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, शायद उत्तक टॉपिक का जो दूसरा भाग था अर्थात जिसको हम स्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं, ये हमने पढ़ दिया। एक और होता है वैसे विशिष्ट प्रकार के उत्तक। विशिष्ट प्रकार के उत्तक अर्थात लेटेक्स प्रदान करने वाले उत्तक, जैसे रबर प्रदान करते हैं कुछ पादपों से, जैसे भारतीय रबर की प्राप्ति होती है फाइकस इलास्टिका नामक पादप से। जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं अपने इसको अफीम अर्थात पेपावर सोमनिफेरम, है ना, जिसके बीज जो होते हैं उनको खसखस कहते हैं, जिसके लेटेक्स से हम लोग अमल बनाया करते हैं, और जिसके कचरे से हम लोग डोडा पोस्ट का निर्माण करते हैं, है ना। तो वो भी अपने आप में विशिष्ट प्रकार के उत्तकों का एक ग्रुप होता है। पपीते से भी लेटेक्स निकलता है, जिससे पपेन नामक एक एंजाइम तैयार किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार की बातें जो हैं हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ा करते हैं। उम्मीद है कि आपको उत्तक टॉपिक से संबंधित जो जानकारी हमने प्रोवाइड करवाई है वो आपने समझ ली होंगी, और मेरा देखो भरपूर प्रयास है कि YouTube पर मैं आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। सबसे बड़ी बात है, एक तो हम लोगों को थोड़ा नौटंकी करना कम आता है भाई, ठीक। कई बार हम लोग YouTube पे देखते हैं कि बड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ जोक्स सुनाए जाते हैं, कुछ हंसी मजाक होती है, कुछ ऊट पटांग हरकतें होती है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, है ना, क्योंकि मुझसे होगा भी नहीं। हम लोग बात करते हैं बोर्ड के काम की,
ठीक, अर्थात बोर्ड पर कैसे काम करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किए कि सर टॉपिक का पूरा वीडियो बनाओ, क्योंकि हम लोग मोस्टली इंट्रोडक्शन देते हैं टॉपिक का यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे मुश्किल से कोई एक बार ओपन किया, लिंक ओपन करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो तुम मतलब करने क्या जाते हो वहाँ? समझ से ही अपने को कन्फर्म नहीं हो रहा कि हम करने वाले क्या हैं। और अगर मैं ये कह दूं कि मतलब किसी वीडियो को, जैसे बहुत सारे वीडियोस आजकल टीचरों के आते हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें भी मिलियंस में देखो तो अच्छी बात है। बाकी मूल बात यह है कि शायद एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें अगर पढ़ाने की ही बात हो तो बहुत अच्छा सिस्टम सेटअप हो सकता है ना। तो हम लोग धारा के थोड़ा विपरीत काम करने वाले लोग हैं और हमें चाहिए आप लोगों का एप्रिसिएशन और सपोर्ट। जितना सपोर्ट करेंगे मैं यूट्यूब पर उतनी ही अधिक वीडियोस आप लोगों तक उपलब्ध करवाने का काम करूंगा। और भरपूर सहयोग करें, यूट्यूब परिवार को बढ़ाने का काम करें और चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत बेटर जो है आप लोगों के लिए काम करने वाला हूँ। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।